तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बेटा, अपने विद्यालय का नाम आपको पता ही है, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 तुकमीरपुर की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, अभी हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो हमारा 1 है, वास्तविक संख्याएँ रियल नंबर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, नोट्स ये मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिए हैं, अब इसकी स्टडी देखते हैं। इसमें बेटा पहला हमारा टॉपिक है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लिखिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के टुकड़ों के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में लिखा जा सकता है, क्रम को छोड़कर। मतलब ये है, जैसे आपके पास में संख्या है या अंक है 4, ठीक है, इसको हम 2 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं, या ये कह लो आपके पास 4 टॉफ़ी हैं और 2 बच्चों में बांटनी है तो आप 2-2 टॉफ़ी उनको दे सकते हो। ठीक है, तो 4 जो है वो हो जाएगी भाज्य संख्या और 2 उसके हो जाएंगे टुकड़े, और इन टुकड़ों को हम कहेंगे अभाज्य संख्या। तो मतलब 4 जो भाज्य संख्या है उसको हमने 2 गुणा 2 के अभाज्य टुकड़ों में तोड़ लिया है। ठीक है, लिख लिया है, और 2 गुणा 2 के अलावा और किसी तरीके से नहीं लिखा जा सकता है 4 को। ठीक है, छोटे टुकड़ों के रूप में, अभाज्य टुकड़ों के रूप में। 4 को 4 एकम 4 तो लिखा जा सकता है, लेकिन 4 जो है वो भाज्य संख्या है, तो हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जो अभाज्य हों, छोटे से छोटा टुकड़ा करना है। ठीक है, इसी तरह से तुम देखो 15 है, 15 का टुकड़ा हो गया 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। आपके पास 15 टॉफ़ी हैं, 3 बच्चों में बांटनी है, तो 5-5 टॉफ़ी आप उनको दे दोगे। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, 15 को हम 5 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रम को छोड़ देना है। मतलब 3 गुणा 5 हो या 5 गुणा 3 हो, एक ही बात है। ठीक है ना। इसी तरह से 18 को तोड़ा हुआ है 2 गुणा 3 गुणा 3। 52 को तोड़ा हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 13। ठीक है, अब तुम देखोगे 13 का और कोई छोटा टुकड़ा नहीं हो सकता। 13 खुद एक कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है। ठीक, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये होगी हमारी। अब इसके बाद में इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि गुणनखंड वृक्ष को पूरा करो। इसमें क्या होता है, तुम्हें एक भाज्य संख्या दी होती है पहले ही, और उसके टुकड़े दिए होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये 15 था नहीं, ठीक है, 15 मिसिंग है। तो अब हमें देखना 45 रुपये हैं, 3 बच्चों में बांटने हैं, तो कितने कितने बढ़ जाएंगे, 15 बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो 3 गुणा 15 45 हो गया। ठीक है, ये 15 आपको एग्ज़ाम में मिसिंग मिलेगा, आपको फिल करना है। उसके बाद आपको ये 5 दे रखा है अब। ठीक है, और यहाँ वाला बॉक्स वो खाली है। तो हम देखेंगे 15 रुपये के 5 बच्चों में बांटने के बाद कितने टुकड़े होंगे, तो 3-3 रुपये बटेंगे, है ना। तो 3 पंजे 15 और 15 तिया 45। इस वृक्ष को ऐसे पूरा करना है, यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यहाँ हो सकता है आपको 200 दे रखा हो, यहाँ 2 दे रखा हो, तो 2 गुणा कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, 100 दूनी 200, ऐसी फिर 100 के टुकड़े होंगे। ठीक है ना, टुकड़े हमेशा भाज्य संख्या के ही होंगे, अभाज्य संख्या के नहीं होंगे। जैसे यहाँ तुम सोचने लगो 3 का टुकड़ा कोई करेगा, तो 3 का टुकड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 3 खुद अब अपने आप में ऐसा टुकड़ा है जिसका और नीचे टुकड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको अभाज्य संख्या कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं 6 और 20 का HCF निकालो। तो यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्लास में बताया हुआ कि हम 2 से शुरुआत करते हैं। 2 से ही क्यों करते हैं, क्योंकि 1 से शुरुआत करोगे, पहली बात तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरी बात, 1 से शुरुआत भी करो तो 1 6 6, वो तो रिपीट होती रहेगी संख्या, टुकड़ा ही कहाँ हुआ। टुकड़े होने के लिए मैंने क्लास में बताया हुआ आपको, कम से कम 2 व्यक्तियों में तो बटे वो चीज़। ठीक है, तो ये 2 तिया 6 हो गया हमारा। उसके बाद 3 है, 3 तो 2 से जाएगा नहीं, अकेले 3 टॉफ़ी हैं, वो 2 बच्चों में कैसे बटेगी। ठीक है, तो 3 खुद अभाज्य संख्या है, तो वो 3 से ही जाएगी, 3 एकम 3। तो 6 के टुकड़े हो गए 2 गुणा 3। ठीक है, अब 20 के टुकड़े देखेंगे, 2, 20 का आधा 10 है ना, 10 का आधा फिर 5 का टुकड़ा होगा नहीं, तो 5 से भागोगी, 5 एकम 5, तो 20 के टुकड़े हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 पंजे 20। ठीक, अब टुकड़े करने के बाद में हमें देखना है कि ऐसा कौन सा टुकड़ा है जो इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो हम देखो 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है,
इस 2 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आगे चलेंगे तो हम देखेंगे यहाँ 3 है, इसके पास 3 नहीं है नीचे, तो 3 को नहीं ले सकते। इसके पास 2 है, उसके पास 2 नहीं है, नहीं ले सकते। इसके पास 5 है, ऊपर 5 नहीं है, तो नहीं ले सकते। तो हमारा HCF कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा HCF निकालने का हमारा एक और तरीका है, वो भी मैं तुमसे क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे कि मान लो 6 और 20 का मुझे HCF निकालना है। तो अभी तुमने देखा था ना, 6 के हमने टुकड़े कर लिए थे। क्या किया था? 2 गुणा 3 है ना, 2 तिया 6, और 20 के 2 दूनी 4 पंजे 20। ये टुकड़ा हमने देख लिया था अभी। तो अब हम इसको पावर की फॉर्म में लिख लेंगे, घातांक की फॉर्म में, है ना। तो 2 कितनी बार आया है? 1 बार है। 3 कितनी बार आया है? 1 बार है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे 2 कितनी बार है? 2 बार है। और 5 कितनी बार है? 1 बार है। ठीक है बेटा। अब तुम देखो ऊपर जो है 5 नहीं था, 5 एक भी बार नहीं आया ना, तो हम कह देंगे 5 एक भी बार नहीं आया, 5 की पावर 0। और यहाँ नीचे 3 नहीं आया था, तो लिख देंगे 3 एक भी बार नहीं आया, जो 0। ठीक है। ऐसा क्यों लिखेंगे अभी बताता हूँ मैं। अब हमें इसका HCF निकालना है। HCF में मैंने तुम्हें बताया जिसकी पावर कम है उसको उठा लेंगे, है ना, जिसकी पावर सबसे कम है। तो इन दोनों में 2 ये रहा, 2 ये रहा। 2 की पावर सबसे कम किसके पास में है? 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। अब इन दोनों में सब 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है। पावर कम किसके पास में? इसके पास कम पावर है, तो 3 की पावर 0 लिख लिया। इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा था, 3 की पावर 0, ताकि 3 इसके पास भी आ जाए, इसके पास भी आ जाए। 0 का मतलब यही है कि उसकी पावर वो 100 संख्या नहीं है, और हमेशा किसी का भी उसकी पावर 0 हो, घात 0 हो, तो उसका मान 1 होता है। ठीक है ना। तो 3 की पावर 0 का मान भी 1 है, 5 की पावर 0 का मान भी 1 है। ठीक। अच्छा, अब 5 और 5 की पावर 0, 5 1 में सब कौन है कम? इसको आप सर्कल भी कर सकते हो ऐसे कि भाई ये कम है। इसमें कौन कम है? इन दोनों में ये कम है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है। तो हमारा उत्तर हो गया 2 की पावर 1, 2 का 2, 3 की पावर 0 का उत्तर 1, 5 की पावर 0 का उत्तर 1। तो 2 1 कम 2। ठीक है, 2 हमारा आंसर हो गया। आप देखो यहाँ पे भी 2 आया था और यहाँ पर भी 2 ही आया। तरीका कोई सा कर लो, ये सेकंड मेथड है। ठीक है। तो कोशिश करो एग्ज़ाम में इस मेथड से जाओ अब। ठीक है। ये तो आपको मैंने पुराना रिवाइज़ कराया था, जब हम छोटे 6ठी 7वीं में पढ़ रहे थे, तब ये तरीका सीखा था। अब इस तरीके से जाएंगे। ठीक। 15 और 25 का LCM है, ये भी आप देख चुके हो। पुरानी कक्षाओं में इस तरीके से हम सीखते थे कि यहाँ पे भाग करते थे 3 से। 2 से तो इसलिए नहीं करेंगे कि 15 भी नहीं जाएगा, 2 से 25 भी नहीं जाएगा। 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 25 का ऐसे रहने दिया। कम से कम एक संख्या भाग हो जानी चाहिए। उसके बाद 5 से 5 कम 5, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 कम 5, 5 कम 5, तब तक करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पंजे 15, पंजे 75। ठीक है। अब दूसरे मेथड से देखेंगे। 15 के क्या टुकड़े हो गए थे? 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, 25 के क्या हो जाएंगे? 5 पंजे 25। ठीक है। घातांक की फॉर्म में लिख लिया, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। यहाँ लिख लिया 5 की पावर 2। अब इसके पास 3 है ऊपर, नीचे 3 नहीं है, तो लिख दो नीचे 3 नहीं है, मतलब 3 की पावर 0। ठीक है। अब जब LCM निकालेंगे हम, तो हमें लेना होता है LCM में पावर ज़्यादा। SCF में पावर कम वाला था, LCM में पावर ज़्यादा। तो अब तुम देखो 3 की पावर 0 और 1 में कौन ज़्यादा है? 3 की पावर 1 ज़्यादा है, तो हमने 3 की पावर 1 लिख लिया। ठीक है। बस गुणा का निशान लगाया। 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 में कौन ज़्यादा है? 5 की पावर 2 ज़्यादा है, तो ये लिख लिया। ठीक है। तो 3 एक बार, 5 2 बार, 3 पंजे 15, पंजे 75। 75 हमारा उत्तर हो गया। इससे भी 75 आ रहा है और यहाँ से भी 75 आ रहा है। ठीक है। तो कोशिश करो इस वाले तरीके से जाओ। ठीक है, क्योंकि बाद में जो हमारे न्यूमेरिकल्स और भी आएंगे वो ऐसे इस मेथड से करने हमें आसान पड़ेंगे। ठीक है। अब आगे आते हैं पॉइंट नंबर 3। HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये फार्मूला है, इसको याद कर लेना कि कभी भी दो संख्याओं का जब हम HCF और LCM निकाल लेते हैं तो उनकी आपस में गुणा उन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होता है। ठीक है। इसके बेस पे आपको सवाल इस तरीके से आएंगे कि जैसे इस सवाल में आपको दे दिया कि 96 और 404 का HCF कितना है? 4 है। LCM निकालना है, तो हम क्या करेंगे? HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। HCF कितना है? 4 है, 4 रखा। LCM निकालना है,
पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 404। तो 96 गुणा 404 किया और भाग कर दिया 4 से। इसको काटोगे आप, सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। आगे है जो भाज्य संख्या है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में भी हमने बता दिया आपको। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। जिस भी संख्या के टुकड़े, जिस भी अंक के टुकड़े हो जाएं वो हमारी भाज्य अंक हो जाता है या भाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है, भय आ, इसमें भा है, भा का मतलब भाग, जैसे 4 हो गई, 8 हो गई, 15 हो गई, 25 हो गई, 50 हो गई। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, क्योंकि 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है, तो 4 से शुरुआत होती है। इसी में एक सम संख्या होती है। सम का भी मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है कि सै को देख लो, ये सै, और सै में भी इतना हिस्सा गायब कर दो, बचा 2, है ना, ये 2 सा लगेगा। देखो, एक डंडा हटा दोगे तो 2, जो 2 से भाग चली जाए वो सम संख्या, अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 सबके टुकड़े हो जाएंगे आधे आधे, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 36, इस तरीके से चलता जा रहा। 98, 100, 102, 104, है ना, 2-2 के गैप में चलता जा रहा है। ये सब क्या है, हमारी सम संख्याएँ हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है विषम संख्या। जो 2 से भाग ना जाए वो विषम संख्या है। ठीक है, जैसे हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जिसका आधा आधा ना हो पाए। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं ऑड नंबर। ठीक, अब आगे आते हैं। एक हमारी भाज्य संख्या थी जिसके टुकड़े हो जाएं, और एक अभाज्य संख्या जिसके टुकड़े ना हों। शुरुआत है 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, ये 50 तक की हैं। 53 50 से हालांकि ज़्यादा है। ठीक है, 47 तक ये मान के चलो 50 तक है। उसके बाद की मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था कि आपने घर से ढूंढना है। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक, इनके टुकड़े नहीं होते, 2 का टुकड़ा नहीं है। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या बेटा 2 होती है। कई बार ये एग्जाम में आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या क्या है, वो है 4 है। ठीक है, अगला पॉइंट है सह अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। सह अभाज्य संख्या मैं क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। सह अभाज्य वो हो गई जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे कि 4 हो गई और 5 हो गई। हालांकि 4 भाज्य तो है, पर 4 और 5 एक दूसरे को नहीं काट सकते। कोई भी उनका ऐसा टुकड़ा नहीं है जो एक दूसरे से मिलता हो, तो उनका HCF हमेशा क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को याद भी कर लेना। अब आगे आते हैं, अगला पॉइंट है हमें बताना कि ये 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 22 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है, देखो, जिसके टुकड़े हो जाएं, कोई भाज्य संख्या है, इसके हमें देखना टुकड़े। अब टुकड़े कैसे होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये देखो किस किस के टुकड़े हो सकते हैं। क्या 7 के टुकड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि 7 खुद क्या है, एक अभाज्य संख्या है, टुकड़े तो होंगे नहीं। 11 के नहीं होंगे, 13 के नहीं होंगे, 22 है, 22 का आधा आधा हो सकता है। कितना हो सकता है, 11 11, है ना, या 2 गुणा 11। तो सबसे पहले हमने 22 के टुकड़े कर लिए। बाकी संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 2 गुणा 11। ठीक है, बाकी ये झोंकते हैं, और 22 को हमने लिख लिया 2 गुणा 11। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है ना। ऐसे सवाल में आपको 2 संख्या ऐसी ज़रूर मिलेंगी जो रिपीट हो रही हैं। एक संख्या मतलब ऐसी मिलेगी जो रिपीट हो रही है। ठीक है, 11 को हमने बाहर निकाल लिया, गुणा के निशान को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 7 बचा और 13 बचा। ये निकल जाएगा तो 7 और देखो 13 बचेगा। ठीक है, ये निकल गया, और यहाँ पे 11 निकल गया तो क्या बचा, 2 का 2 बचा, तो इसको ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, अब आप देखो 11 गुणा ये है, और 13 सत्ते 91 और 2 93, तो 11 गुणा 93, इस जो भी हमारा डिजिट थी, संख्या थी, इसके 2 टुकड़े क्या आ गए, 11 गुणा 93, और जब टुकड़े हो गए तो ये कैसी बन गई, भाज्य संख्या बन गई। तो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें दिखाना है कि भाज्य संख्या होगी, उसके हमें टुकड़े दिखा देने हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, HCF क्या होता है, हिंदी में कहते हैं मासा, मतलब महत्तम समापवर्तक, अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM को लॉसा, लघुत्तम समापवर्तक, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आगे आते हैं। आगे मैंने तुम्हें बताया था कि जो भी हमारी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या रूट वाल में जब डिसाइड होगा, इसको हम रूट बोलते हैं, वर्गमूल। यदि ये रूट के अंदर फंस गई है
बाहर नहीं निकल पा रही है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। अब जैसे रूट के अंदर 2 है, 2 अगर अंदर कोई भी अभाज्य संख्या रह गई तो उसके टुकड़े तो हो नहीं सकते, टुकड़े नहीं होंगे तो बाहर नहीं निकल सकती। तो जो भी जितनी भी अभाज्य संख्या रह जाएंगी वो सब क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे √2, √3, √7 सब क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है। इसमें पाई भी जो है अपरिमेय संख्या है, मैं क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। ठीक। अच्छा, अब इसे देखते हैं। √4 क्या है, √4 परिमेय है या अपरिमेय, देखते हैं। √4 के टुकड़े क्या हो गए, 2 × 2 है ना, और सेम टुकड़े हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि एक टुकड़ा बाहर निकल आता है। ठीक है। तो 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया तो ये क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि 2 के नीचे 1 भी मान सकते हैं, है ना। और 2 हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, या ये कह लो वोल नंबर है, या कह लो इंटीजर है। ठीक है। तो हमारा 2 जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। तो √4 हो गई परिमेय संख्या, जबकि √2 क्या थी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि √2 बाहर नहीं निकल पा रहा, √4 में से 2 बाहर निकल गया। ऐसी √25 में से 5 × 5 = 5 आ गया, 5 बाहर आ गया तो परिमेय संख्या बन गई। ठीक है। तो अगर पेपर में ऐसे आता है कि भाई परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या पहचानो, तो वहाँ आपने देखना टुकड़े हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। टुकड़े हो पा रहे हैं तो क्या वो बाहर निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है ना। क्योंकि मान लो टुकड़े तो हो गए, जैसे पेपर में आ गया कि √6 है, पेपर में आ गया √6, अब आपने कहा जी टुकड़े तो हो गए, पर क्या कोई भी संख्या बाहर आ पा रही है, क्या कोई भी संख्या रिपीट है, ना 2 बाहर आ पा रहा ना 3 बाहर आ पा रहा, तो तब भी ये क्या है, अपरिमेय है। तब भी क्या बेटा, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकल पाई। ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें पहले ये वाला देख लेते हैं। 3 की पावर 3 × 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4 × 5 की पावर 2 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। ठीक है। इसके लिए देखो मैंने आपको बताया हुआ, 3 की पावर 3 है उसको लिख लिया 3 बार, 5 की पावर 4 बार लिख ली, ऐसे ही 3 की पावर उसको 1 2 3 4 बार लिख लिया और 5 को 2 बार लिख लिया। अब हम महत्तम समावर्तक में जो भी कॉमन है दोनों में, देखो 3 इन दोनों में मिल रहा है, 3 को लिख लिया एक बार, फिर से दूसरी बार भी 3 दोनों में मिल रहा है, तीसरी बार भी 3 दोनों में मिल रहा है ना। तो 3 बार 3 हमें दोनों में मिल गया और 5 मिल गया 2 बार। तो 3 की पावर 3 × 5 की पावर 2 हमारा उत्तर हो गया। दूसरा तरीका मैंने तुम्हें ये सिखाया हुआ है कि ये देखना कि पावर कम कहाँ है, HCF जब निकालना है तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4 में दोनों में कम किसके पास है, 3 की पावर 3 के पास। तो ये क्योंकि ये दोनों के पास में है, 3 की पावर 3 इसके पास भी है इसके पास भी है, तो दोनों के पास जो चीज़ है वो ही उठानी है HCF में। तो 3 की पावर 3 हो गया, ऐसी 5 की पावर 4 5 की पावर 2 में दोनों के पास कौन है, जो इसके पास भी उसके पास भी है, 5 की पावर 2 इसके पास भी है, 5 की पावर 2 इसके पास भी है, तो 5 की पावर 2 यहाँ ले लिया, ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है। अब सह अभाज्य संख्याओं का युग्म छांटना है, तो 32 और 40 है। देखो 32 2 से 32 भाग हो जाएगा, 40 भी 32 से 2 से भाग हो जाएगा, तो ये तो है नहीं, इसका टुकड़ा मिल गया ऐसा, 4 से भाग हो जाएगा, है ना। तो ये तो कोप्राइम है नहीं, क्योंकि इनका टुकड़ा सेम मिल गया। 21 और 28, 21 7 से भाग हो जाएगा, 28 7 से भाग हो जाएगा, ये भी कोप्राइम नहीं है। 18 और 25 में कोई भी ऐसा टुकड़ा नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो इसको भी भाग कर दे और इसको भी भाग कर दे, तो ये हमारा हो जाएगा कोप्राइम। हमने पीछे देखा था कि उन दोनों का हमेशा HCF 1 आता है। और 9 और 27 की बात करें तो देखो 9 खुद 27 को भाग कर सकता है, 9 एकम 9, 9 तिया 27। ठीक है। तो हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो आपस में एक दूसरे को ना काट पाए, या कोई भी ऐसा संख्या है जो उन दोनों को एक ही संख्या ना काट पाए या उनका HCF ना निकल पाए, उनको हम कहते हैं कोप्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या, ये आपको मैंने क्लास में भी डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हमने इसका फॉर्मेट बेटा याद भी कर सकते हो, हम इसको विरोधाभास तरीके से करेंगे, है ना। दिखाना तो है अपरिमेय संख्या, हम मानेंगे इसको परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के लिए माना तो अंश बटा हर ले लिया, a बटा b ले लिया, a और b मान ली हमने सहअभाज्य और b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग किया। ठीक है, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो वर्ग किया तो मैं आपको क्लास में ही बता चुका हूँ कि √3 का जब हम वर्ग करेंगे तो वो 3 हो जाता है। ठीक है, वो क्यों हो जाता है देख लो, अगर मान लो आप क्लास में ना आए हों
तो जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 हुआ, ठीक है। अब दोनों का सेम ही पिंजरा है या ये कह लो सेम ही वर्गमूल है, तो हम इसको एक ही रूट के अंदर रख लेते हैं। दोनों सेम चीज़ हो गई है ना, एक ही संख्या हो गई, तो ये बाहर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बाहर आ गया हमारा, और ये हो गया a²/b², ठीक है। यहाँ पे देखो, क्योंकि a 2 बार हो गया, b 2 बार हो गया। अब उसके बाद कैंची की गुणा कर ली हमने, तो b² और 3 मल्टीप्लाई हो गए बराबर a² आ गया। अब देखो a², हम ये कहना चाह रहा है a² बराबर है 3 गुणा b², यानी a² के 2 टुकड़े हो गए। कौन कौन से? एक तो 3 हो गया और एक b² हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि जो a² है वो 3 से विभाजित है, यानी 3 इसको भाग कर पा रहा है, 3 a² को भाग कर पा रहा है, ठीक है। अगर a² को भाग कर पा रहा तो a को भी भाग करेगा, a को भाग करेगा तो हमने लिख लिया a बराबर 3c, जहाँ पे c एक पूर्णांक संख्या है, ठीक। अच्छा, a बराबर 3c को हमने ये इक्वेशन नंबर 1 माना, यहाँ पे रख दिया, तो ये हो गया 3b² बराबर a की जगह a² था ना, तो 3c का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 तिया 9 और c का स्क्वायर। अब 3 से 9 को काटा तो 3 तिया 9 आ गया, b² बराबर आ गया 3c का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया b² 3 से विभाजित है, यदि b² विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा। मतलब यहाँ पे तो हमने दिखा दिया था a जो है वो 3 से विभाजित है, और यहाँ दिखा दिया b 3 से विभाजित है, और ऊपर हम कह रहे हैं कि भाई ये कोप्राइम है, a और b क्या है? सहभाज्य हैं। मतलब इनका कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है, ऐसा टुकड़ा नहीं है जो a को काट रहा हो और b को काट रहा हो। और यहाँ हम कह रहे हैं जी a को 3 काट रहा है और b को भी 3 काट रहा है, तो दोनों बातें एक दूसरे की उल्टी हो गई, ठीक है। और ऊपर से हमने जो भी चीज़ मानी हुई है वो गलत साबित हो गई, ठीक। तो इसलिए √3 जो है परिमेय संख्या नहीं है, जबकि कैसी है? अपरिमेय संख्या है, ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा ही समाप्त हो गया। मैंने तुम्हें बताया था यदि पेपर में आपका यह आता, सिद्ध कीजिए कि √5, 3 की जगह 5 होता, कि √5 अपरिमेय संख्या, तो वो कैसे दिखाएंगे? तो बेटा वो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, √5 बराबर क्या मानेंगे? a/b, और जहाँ a b सहभाज्य पूर्णांक है, b 0 के बराबर नहीं, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 की जगह पे फिर से स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, जहाँ जहाँ भी 3 लिखा है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और सवाल बिल्कुल ऐसा का ऐसा चलता रहेगा, और यहाँ पे लास्ट में भी 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 आएगा सवाल में तो यहाँ पूरे में 7 आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मेट सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2√5 अपरिमेय संख्या है। तो हम कहते हैं माना 3 जमा 2√5 को परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है। अगर परिमेय मान लिया तो बराबर a/b आ गया, वही लैंग्वेज आ गई जहाँ a b सहभाज्य पूर्णांक है, b 0 के बराबर नहीं है। अब हमने क्या किया, 2√5 बराबर 3 को उधर ले गए, a/b घटा 3 हो गया, ठीक है। और √5 बराबर आ गया, √5 2 गुणा √5 है, तो 2 से वहाँ को कर दिया, भाग कर दिया, ठीक है, और एलसीएम ले लिया। अब √5 तो होता परिमेय, और a-3b/2 क्या हो गया? ये परिमेय हो गया। यानी अपरिमेय, एक तरफ अपरिमेय संख्या और एक तरफ परिमेय संख्या है, जो कि क्या है? जो कि क्या? विरोधाभास है। ऐसा थोड़ी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर हो जाएं, ठीक है। इसलिए 3 जमा 2√5 जो हमने परिमेय माना था वो गलत माना था, वो क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे प्रूव होगा ये। अब उसके बाद में आपका ये जो सवाल है कि एक मैंने होमवर्क में दिया था कि x² y का 3 z का 5 और इसका एलसीएम निकालो, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन में देखो, जहाँ पे मैं एलसीएम निकालना है, एलसीएम के लिए मैंने क्या तरीका बताया हुआ है? एलसीएम के लिए तरीका है कि सबसे ज़्यादा पावर वाले को लेंगे। तो यहाँ x है, x की पावर 2 है, और इसके पास x की पावर नज़र नहीं आ रही, तो ये है 1, ठीक है। तो अब इन दोनों में ज़्यादा कौन है? x की पावर 2 ज़्यादा है, तो x की पावर 2 यहाँ लिख लिया, ठीक है। आ गया वो y की पावर 3 है और y की पावर 5 है, ज़्यादा किसके पास है? y की पावर 5 ज़्यादा है, तो y की पावर 5, ठीक। z की पावर 5 और z की पावर 6 में ज़्यादा कौन है? z की पावर 6 ज़्यादा है, तो ये हमारा हो गया एलसीएम इसका, ठीक है ना। आसान है ना।
एलसीएम में ज़्यादा वाला पावर लेना है हमें, ठीक है। x की पावर 2, y की पावर 5 और z की पावर 6। अब एचसीएफ, जब एचसीएफ की बात आएगी तो कम पावर लेनी है। तो इन दोनों में कम कौन है? a है और a है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। कम कौन किसके पास में? 3 है, तो a की पावर 3, ठीक। अच्छा, b की पावर 3 है, b की पावर 2 है। कम किसके पास है? b की पावर 2 के पास कम है। और c यहाँ 7 है और यहाँ नज़र नहीं आ रही, तो ये 1 तो है ही है, ठीक है। तो c और कम किसके पास है? c की पावर 1, ठीक। तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है ना। तो ये आसान तरीका है, ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आगे जो चैप्टर 2 है उसे देखते हैं। उसका नाम है बहुपद। बहुपद की घात के हिसाब से, ठीक है, उसके नाम दे रखे हैं। जब एक घात होगी तो उसका नाम रेखिक बहुपद होगा। बहुपद जिसमें बहुत सारे पद, ठीक है, हमारे बहुत सारी टर्म्स इकट्ठी मिल रही होंगी। अब जहाँ एक घात होगी वो रैखिक बहुपद होगा। जैसे कि 2x घटा 3 है, इसमें x की पावर जो है बेटा 1 है, इसलिए मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर, इसलिए इसका नाम क्या है? रैखिक बहुपद। जहाँ पे 2 घात हो जाएंगी उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। जैसे अब ये देखो, यहाँ पे x की पावर 1 वाला भी है और 2 वाला भी है, लेकिन हमें लेना है जो ज़्यादा पावर वाला है, ठीक है। ऊपर तो ज़्यादा पावर थी ही नहीं, तो यहाँ x की पावर कितनी है? 2 है, तो इसका नाम क्या है? द्विघात बहुपद, ठीक है। घात हो गई 2। अगर 3 घात होगी तो उसका नाम होगा त्रिघात बहुपद। जैसे देखो ये एग्जाम्पल है कि यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, ठीक है। x की हमें देखनी है सबसे ज़्यादा, जो x लिखा हो या y लिखा हो या z लिखा हो, जो भी लिखा है, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास में है? जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, ठीक है, जिसके सिर पे सबसे ज़्यादा अंक लिखा हुआ है, वो उसका बहुपद की घात हो जाएगी और उसके हिसाब से उसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इससे ऊपर की भी पावर होती है वैसे, ठीक है, पर ये मान के चलो हमारे पास रेखिक, द्विघात, द्विघात और त्रिघात ही हमारे एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारा होता है एक्सरसाइज 2.1 जो दे रखी है, उसमें है बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या है? शून्यक वो है कि x का वो मान है, ये जो हमारा चर है x, इसका वो मान है जो रखते ही पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। जैसे तुम यहाँ देखोगे कि ये ग्राफ जो बना हुआ है, तो ये देखो ऊपर ऊपर ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन लास्ट में कहाँ गया? 0 पे आ गया। तो ये जहाँ पे 0 पे आया है, यहाँ पे जहाँ पे 0 पे आया है, इसको हम इसको कहेंगे शून्यक कहेंगे। ऐसे यहाँ पे जहाँ पे 0 पे था वो क्या है? शून्यक। अब ये इसकी देखो कुछ बहुपद का मान जा रहा है और फिर कहाँ पे पहुँच गया? 0 पे पहुँच गया। तो जहाँ पे भी बहुपद जितनी बार 0 पे आता जाएगा वो हमारा क्या होता जाएगा? बहुपद का शून्यक। तो इस वाले सवाल में ज़मीन पर जो टच कर रहा है, ठीक है ना, जब 0 हो जा रहा है, ऐसे शून्यक कितने हैं? ऐसा कितनी बार हुआ? 1 2 3 4। तो इस वाले बहुपद का, इस वाले ग्राफ का जो शून्यक हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 1 2 और 3 और 4, ठीक है ना, ये 4 हो जाएंगे। यानी कि x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे जितनी बार टच होगा वो ग्राफ, वो उसका शून्यक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है पैराबोला। पैराबोला का चित्र कैसा होता है? देखो 2 आपको चित्र दिखाए जा रहे हैं, हिंदी में कहते हैं परवल है। एग्जाम में इस तरीके से आता है, ये चित्र देखे कि भाई ये किसका चित्र है, तो ये परवल है बोलते हैं इसको, पैराबोला, ठीक है। आगे आते हैं। जो द्विघात बहुपद है उसके बारे में थोड़ा हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया गया है। द्विघात बहुपद क्या होता है, यहाँ मैंने आपको बता दिया था कि जिसकी 2 घात होती हैं, ठीक है। तो उसका हमारा जनरल फॉर्मूला है ax² + bx + c, ठीक। a b c का मान हम रखते चलेंगे और उससे हमारा द्विघात बहुपद का निर्माण होता जाएगा। जैसे देखो इस वाले में a का मान क्या रख दिया? 4, b का मान क्या रख दिया? 3 और c का मान क्या रख दिया? 5। तो ये क्या बन गया? हमारा एक द्विघात बहुपद बन गया, ठीक है। तो द्विघात बहुपद जो भी होता है उसके जो भी शून्यक निकलेंगे, जितनी पावर होगी x की, द्विघात है तो शून्यक भी कितने होंगे? 2 होंगे। त्रिघात है तो शून्यक कितने होंगे? 3 होंगे। रेखिक बहुपद है तो शून्यक कितने होंगे? केवल 1 होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। अब 2 चीज़ हैं तो उनका जोड़ भी निकलेगा, है ना। कोई भी 2 चीज़ें उसका जोड़, जैसे मान लो मेरी मम्मी ने पैसे दिए, पापा ने पैसे दिए, तो दोनों को जोड़ सकता हूँ ना मैं, ठीक है। तो शून्यकों का जोड़ कितना होता है? फार्मूला होता है -b/a।
जो बी है और ए है उसको भाग करके माइनस लगा देंगे तो शून्यकों का जोड़ आ जाता है। और शून्यकों की गुणा क्या होती है, सी बटा ए। ठीक, अब हम देखते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। ये वाला जो द्विघात बहुपद है इसके जो भी शून्यक निकलेंगे उनका जोड़ कितना बैठेगा। तो बी कितना है 3, 3 का 3 लिखा, ए कितना है 4, 4 का 4 लिखा और माइनस लगा दिया। तो -3/4 इस वाले द्विघात बहुपद के शून्यकों का जोड़ बैठेगा। और गुणा कितनी बैठेगी, गुणा का फॉर्मूला सी बटा ए। तो सी कितना है, देखो सी कितना है 5 और ए कितना है 4, तो 5/4। पेपर में हमारा सवाल आता है कि ये वाला द्विघात बहुपद दे दिया, हाँ भाई इसके शून्यकों का जोड़ कितना बैठेगा, तो ऐसे निकाला। ठीक है, अब यहाँ देखो x² घटा 2x + 8 है। ठीक है, अब x² के साथ में कुछ लगा तो हुआ नहीं है, a का मान कितना है, तो बेटा a का मान 1 रखा होगा तभी तो 1x² बना होगा। ठीक है ना, -2x प्लस b का मान -2 रखा था, c का मान 8 रखा, तब ये द्विघात बहुपद बना। ठीक है, तो शून्यकों का जोड़ क्या है -b/a। तो पहले तो हमने b का मान रखा, b कितना है -2, पहले से माइनस लगा हुआ है ना, तो -2 और a कितना है 1 है, 1 लगाया और माइनस हमारा फॉर्मूले में मौजूद है। ठीक है, अगर फॉर्मूले में भी मौजूद है उसको भी लगाना है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो उत्तर आ गया 2/1। इस वाले द्विघात बहुपद के शून्यकों का जोड़ का उत्तर कितना आ गया 2/1। और गुणा क्या आ जाएगी शून्यकों की, c/a यानी 8/1। ठीक है, ये वाला तुमने खुद करना है, चलो मैं बता दे रहा हूँ। देखो a हो जाएगा ये, b हो जाएगा ये माइनस के साथ में और c हो जाएगा ये भी माइनस के साथ में। ठीक है, तो c का मान कितना आ गया -7, b का मान कितना आ गया -3 और a का मान कितना आ गया 5। अब हमारा होता -b/a और ये होता c/a। तो माइनस लगाया पहले, b कितना है, b भी -3 है, -3 और a कितना है 5, तो ये हो गया 3/5 प्लस का। ठीक है, और c/a c कितना है -7 और a कितना है 5, तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है, अब अगला हमारा फॉर्मूला है इसमें कि द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। जब हमें अब की बार तो कह रहा था द्विघात बहुपद दे दिया था, कह रहा था शून्यकों का जोड़ बताओ और गुणा बताओ। अब उल्टा कहेगा शून्यकों का जोड़ इतना है गुणा इतनी है, भाई द्विघात बहुपद बताओ। तो फॉर्मूला है x² घटा बहुपद के शून्यकों का जोड़ x प्लस बहुपद के शून्यक। ठीक है, अब जैसे मान लो ये सवाल है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का जोड़ है 5, शून्यकों की गुणा है 6, तो द्विघात बहुपद बताओ। फॉर्मूले में रखेंगे क्या, x² का x² रखा घटा बहुपद के शून्यकों का जोड़ कितना है 5 है, उसके बाद क्या लगाना x, उसके बाद क्या है प्लस, उसके बाद शून्यकों का की गुणा कितनी है, बहुपद के शून्यकों की गुणा, इसको बेटा गुणा कर लेना। ठीक है, गुणा कितनी है 6 है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। देखो आसान है ये भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें तुम्हारे पास एक और सवाल है तो मैंने नोट्स दिए हैं कि वो द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, योग तो कितना है 10। ऐसा सवाल आता है तो बेटा जहाँ लिखा होता है ना क्रमशः है, तो वहाँ पे ये ध्यान रखो, पहले जो चीज़ लिखी है, पहले योग लिखा है तो पहले योग दे रखा है, योग कितना है 10 और गुणनफल कितना है -4। तो अभी पीछे हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि x² लेना है, x² लेना है, घटा लेना है, जोड़ लेना है, x लेना है और गुणा लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी x² लिया, घटा का निशान लगाया और उसके बाद में 10x x² लिया, घटा का निशान लगाया, जोड़ लिया 10, x लिया और उसके साथ प्लस का निशान लगाया और फिर क्योंकि ये माइनस दे रखा है -4 तो -4 लिया, प्लस माइनस माइनस हो गए तो उत्तर आ गया x² घटा 10x घटा 4। बस सवाल ख़त्म, मतलब आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब अगला सवाल देखते हैं हम, ये वाला, इसमें ग्राफ भी बना हुआ है और उसके बाद हमसे सवाल पूछा है। कहता है ग्राफ को देखें और निम्न सवालों के उत्तर दें। क्या सवाल है कि वक्र का नाम लिखिए। अभी देखो जैसा वक्र बना हुआ है ऐसा वक्र मैंने आपको पिछले पेज पर दिखाया हुआ था, ये देखो, और इसका नाम क्या बताया था मैंने, परवलय बताया था ना। तो ये वाला देखो चित्र लगभग ऐसा ही है और इसका नाम क्या है, उत्तर क्या है
इस ग्राफ का परवलय नाम है। ठीक है ना, ठीक है, परवलय। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि ये ग्राफ किस बहुपद को दर्शाता है। वो ये कहना चाह रहा है ये रेखिक बहुपद है। कौन सा वाला बहुपद है, रेखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, कौन सा बहुपद है। तो अब वो कैसे पता लगता है, वो ऐसे पता लगता है कि ये कितनी बार ज़मीन को टच कर रहा है। देखो, एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, तो शून्य कितने हो गए, 2 शून्यक हो गए। जितनी बार ज़मीन पर टच उतने शून्यक 2, और शून्यक 2 हैं तो घात कितनी हो गई, 2 हो गई, और घात 2 है तो उसका नाम क्या हो गया भाई, द्विघात बहुपद। तो उत्तर क्या हो गया, द्विघात बहुपद इसका ठीक है उत्तर हो गया। ठीक, समझ में आ गई बात। अच्छा आगे चल, अगर ये 3 बार कहीं टच कर रहा होता ज़मीन को, 3 बार टच कर रहा होता तो हम फिर उत्तर होता त्रिघात। 1 बार टच कर रहा होता तो उत्तर होता रेखिक। ठीक है, वैसे भी परवलय का द्विघात ही होता है उत्तर। ठीक है ना, परवलय जो हमारा द्विघात बहुपद होता है। आगे कहता है बहुपद के शून्यकों की संख्या लिखिए। तो वो तो हम देख ही चुके हैं, कितने शून्य के बहुपद के, 1 और ये 2, तो उत्तर हो गया 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद बहुपद की घात लिखिए, ये भी हम देख चुके हैं, जितने शून्य को उतनी घात, 2 घात। अगला कह रहा शून्यक बताइए कौन कौन है। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये हमारा 0, यहाँ पे देखो ये हमारा 0 था, ये तो हमारा 0, ये हमारा -1, तो एक तो उत्तर हो गया -1, ये हमारा -1, और ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ये पॉइंट हो गया। तो हमारा उत्तर हो गया -1, 1 तो माइनस का और 5 प्लस का। ठीक है, 1 हो गया माइनस का ये, और 5 हो गया प्लस का। ठीक है, शून्यक। अब वगैरह उपरोक्त शून्यकों के लिए बहुपद लिखिए। बहुपद बताओ, इस बहुपद का प्रेजेंटेशन क्या है। तो देखो बहुपद को हमारे शून्य क्या क्या आ गया, एक तो आ गया -1 और दूसरा क्या आ गया 5 आ गया, है ना। अच्छा, दोनों को जोड़ के देखा, दोनों को जोड़ा, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला हम बहुपद कब बता पाएंगे, बहुपद जब बता पाएंगे जब हमें जोड़ पता हो और गुणा पता हो। तो हम निकाल लेंगे जोड़ कितना है, -1 और प्लस -1 और 5 को जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और गुणा करके क्या आएगा, -5 आएगा। अब फॉर्मूला लगा लो, x² घटा जोड़ x जमा उसका गुणा। ठीक है, तो x² घटा जोड़ कितना आया, 4 आया, 4x, और ये कितना आया, गुणा कितनी आई, -5। तो हमारा ये हो गया उत्तर। ठीक, अब इसके बाद तो मैंने प्रश्नावली दी हुई है, ठीक है, उसको ज़रा देखना। द्विघात बहुपद, इसके शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक दे रखे हैं आपको, बहुपद बताना है, ऐसा सवाल हो गया। दोनों का जोड़ निकालो, दोनों की गुणा निकालो, और उसके बाद सवाल को फॉर्मूले में लगा के उसका उत्तर निकालो। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली योग और गुणनफल दे रखे हैं, इसमें काम कम है, इसमें तो योग और गुणनफल पहले वाले में तो निकालने हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन में तो दे रखा है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ। इस वाले में इनका मान पूछा है। ठीक है, मान कैसे निकलता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे पहला सवाल है कि x² घटा 4x + 1 है, इसका मान बताना है x बराबर -1 पे, है ना। हाँ, तो ये देखो x² घटा 4x + 1 है। ठीक है, इसका मान बताना कब, जब x का मान कितना हो, -1 हो। तो इस x की जगह पे जहाँ जहाँ x है -1 रखना है। मतलब x² का मतलब x गुणा x हो गया, घटा 4 गुणा x हो गया, प्लस 1 हो गया। अब x की जगह पे क्या रख देना बेटा, -1। इस x की जगह पे समझो -1 है, कितना है, -1, ये माइनस का माइनस, 4 का 4, इस x की जगह पे कितना है, -1। ठीक है, सिर्फ x की जगह पे बदलना, बाकी सवाल ज्यों का त्यों रहेगा। -1 और -1 1 हो गया, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस का प्लस हो गया। तो 4 और 1 5 और 1 6, तो उत्तर कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि इस वाले उसका बहुपद जो द्विघात बहुपद है, x बराबर जब -1 होगा तो उसका उत्तर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब 0 पे देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, फिर से x गुणा x घटा 4 गुणा x जमा 1। अब की बार x की जगह पे क्या रख दो, 0 रख दो, इसको काटो, इसकी जगह पे 0, इसको काटो 0, 4 का 4 लो, x का 0 लिखो, +1। 0 की 0 में गुणा करी, 0 आया, 4 की 0 में गुणा करी, 0 आया, +1, उत्तर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो मैं बता दूं ये भी शून्यक नहीं है,
ये इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तर 6 आया, 0 नहीं आया। ठीक है, ये भी x बराबर 0 शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। शून्यक वो होता है जब उत्तर क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, शून्यक तब होता है जब उत्तर क्या आता है? 0 आता है। अब 1 आ रहा तो शून्यक नहीं है। अब आगे देखते हैं, x बराबर 1 पे देखते हैं। तो इस पे क्या है? x इंटू एक्स लिखा, 4 गुणा x लिखा प्लस 1 रखा, 1 रखा, 1 रखा प्लस 1। तो 1 एकम 1, 4 एकम 4, 1 का 1। तो 1 प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस प्लस 1 और 1 2 हो गए। मतलब मेरे पे 1 रुपया है, 4 रुपये उधार हैं और 1 और रुपया किसी ने दे दिया, तो 2 रुपये हैं, 4 रुपये उधार हैं, 2 रुपये चुका दूंगा, -2 बचेंगे, 2 रुपये उधार बचेंगे। तो ये भी हमारा इस बहुपद का शून्यक नहीं है, एक शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर भी कुछ मान आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हालांकि सवाल हमसे ये किया गया है कि भाई इस बहुपद का मान बताना है हमें कब कब? जब x का मान -1 हो, जब x का मान 0 हो और जब x का मान 1 हो। ठीक है, इस तरह से आपका सवाल निकलेगा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 3 बताया था मैंने तुम्हें करके, अभी जो बताया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ऐसे है जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था करके। ये शून्यकों का जोड़ कैसे निकलता है, गुणा कैसे निकलती है, ये वाला फॉर्मूला लगाना। 5 में खाली स्थान है, उत्तर भी सबके दे रखे हैं, इसको ट्राई करना। ठीक है बेटा। अब चैप्टर नंबर 3 है, इस वीडियो में मैं 3 चैप्टर कवर करूँगा। ठीक है, अब इसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, 2 चर हैं इसमें। 2 चर का मतलब एक x है और एक y है। ठीक है, और दोनों जोड़े के हिसाब से चलेंगे, जैसे यहाँ जोड़ा दे रखा है देखो। ठीक, 2 लाइन चलेंगी इसमें। 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो है उसका मानक रूप होता है ax + by + c बराबर 0। ठीक है, मानक रूप का मतलब होता है कि उसमें वैल्यू पुट करके मैं कोई भी समीकरण बना सकता हूँ। जैसे कि बहुपद वाला चैप्टर था, ठीक है, तो वहाँ पे मानक रूप क्या था? देखो, द्विघात बहुपद का मानक रूप ये था। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मानक रूप क्या है? ax + by + c बराबर 0। a b c कौन है? ये नंबर हैं। ठीक है, इन नंबरों को हम कभी 1 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे, इनका मान रख सकते हैं। और a और b 0 नहीं होंगे, c 0 हो सकता है पर a और b 0 नहीं हो सकते। और x और y जो हैं इसको हमें अज्ञात राशि है निकालना है, चर संख्या है, चर राशियाँ हैं। ठीक है, युग्म हमारा ऐसे हो गया कि a1 ले लिया, a2 ले लिया, b1 ले लिया, b2 ले लिया, c1 ले लिया, c2 ले लिया। x और y ज्यों का त्यों चलेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है? पहला पॉइंट क्या है? जो भी हमारा रैखिक, देखो जब a1 का मान मान लिया 1 तो 1x हो गया, b1 का मान मान लिया 1 तो 1y हो गया, और c1 को मान लिया -5, तो देखो बन गया ना एक समीकरण। दूसरा समीकरण a2 को माना 1, b2 को माना -1, c2 को माना -5, दूसरा समीकरण ऐसे बन गया। जैसे ही हम a b c का मान रखते जाएंगे हमें समीकरण मिलते जाएंगे। ठीक है, हम अपने मन से a b c का मान के समीकरण बना सकते हैं। ठीक, अब हमें करना क्या है? हमें इसमें कोई भी हमारे पास लाइन होती है कभी भी, तुम देखो मेरे पास में अभी ये 2 पेन हैं, या ये 3 स्थिति में रखे हो सकते हैं, या तो एक दूसरे से ना टकराएं, देखो नहीं टकरा रहे तो ऐसे हैं, देखो ये वाला, ये देखो ये वाला डायग्राम ऐसे ही है ना, या ये टकरा सकते हैं दोनों, देखो यहाँ पे। और तीसरी स्थिति ये है कि ये इस तरीके से हैं, संपाती रेखा यहाँ लिखा है, देखो दिख गया, संपाती रेखा है ये। तो हमेशा ही जो लाइन होती हैं, ये जो हमारे पास में समीकरण दे रखा है, इनका ग्राफ हमेशा एक लाइन की फॉर्म में आता है। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं वो हमेशा एक लाइन की फॉर्म में आएगा। जैसे इसका ग्राफ द्विघात बहुपद का ऐसे आया था, इसका हमेशा एक लाइन की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो अब एक लाइन इसकी आएगी, एक लाइन इसकी आएगी, है ना। तो या तो लाइनें टकराएंगी, या ये हो सकता है कि लाइनें ना टकराएं, या ये हो सकता है कि पहली की जहाँ थी दूसरी की भी वहीं पे आए, बिल्कुल, है ना। पहली की जहाँ लाइन आई थी दूसरी की भी वहीं पे आए। ठीक है, तो ये 3 केस लिए। अब ये 3 केस कब कब मिलेंगे उनके बारे में बताया हुआ है। अगर a1/a2 बराबर नहीं होंगे b1/b2 के, a1 a2 कौन थे? x के साथ में जो है वो उसे a1 कह रहे हैं,
B2 x के साथ में जो दूसरे में उसको A2 बोल रहे हैं, y के साथ में जो है एक उसको B1 और y के साथ दूसरे वाले के साथ जो है उसको B2। यदि A1 बटे A2 P1 बटे B2 के बराबर नहीं आया तो हमें मिलेंगी ऐसी वाली रेखा ये, या कह लो ऐसे काटा। ठीक है, अगर दोनों के दोनों, अगर A1 बटा A2 बराबर आया B1 बटा B2 के और C1 बटा C2 के बराबर नहीं आ पाया तो हमें फिर मिलेंगी ऐसा, ये वाली। मतलब A1 बटा A2 B1 बटा B2 आपस में तो बराबर है पर C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। C1 C2 कौन था, ये है, देखो यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब ये दोनों ये बट्टा ये तो बराबर है, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो समांतर मिल रही है। इनको बोलते हैं समांतर रेखा, क्योंकि समान अंतर चल रहा है। ठीक है ना। अब लेकिन ये हुआ कि तीनों ही बराबर हो गए, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो हमें मिलेंगी संपाती रेखा, ऐसे करके सारे पॉइंट बराबर। ठीक है, ऐसे मिलती है। तो अच्छा, इस कंडीशन में जब काटती हैं तो केवल एक हल मिलता है। कौन सा होता है वो, जहाँ पे दोनों काटी थी, ये वाला हल मिलता है। ठीक है, जब काटती हैं तो। अगर ऐसा होता है एक के ऊपर एक है तो सारे ही हल हैं, ये भी हल है, ये भी हल है, ये भी हल है, ये भी है, सब इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, सब इसके क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक, और अगर समांतर रेखाएं ऐसे मिल रहा है तो इसका कोई भी हल नहीं है, किसी भी पॉइंट पे इनमें समझौता नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे रेल की पटरियाँ, वो अलग है और ये अलग है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो ये है तो एक हल, इसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं। ये है बहुत सारे हल, अनेक हल, इतने हल हैं कि हम गिन नहीं सकते। और ये है तो कोई भी हल नहीं है। जब हल निकल जाएंगे तो उसको कहते हैं संगत युग्म। ये संगत है, साथी हैं एक दूसरे के, बात मानते हैं। और नहीं मिलेंगे तो असंगत हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करके बताया हुआ वो देख लो। जैसे ये है, ये A1 कितना है, 1 है, B1 कितना है, 1 है, तो 1/1 हो गया। A1 बटा A2 हो गया 1/1। यहाँ B1 कौन है, 1/1, 1/-1, 1/-1। तो ये आपस में बराबर, यही दोनों आपस में बराबर नहीं है। एक का उत्तर 1 आ रहा है, एक उत्तर -1 आ रहा है। तो जब आपस में बराबर नहीं है तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, पेपर में ऐसे आएगा, भाई इन दोनों का बताओ कि हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो कैसे बताना, यही चीज़ चेक करनी है कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के कि नहीं है। अगर बराबर ही नहीं है तो हाँ जी एक हल निकलेगा, ऐसे उत्तर देना है। ऐसे ये वाला सवाल है, इसमें ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1/2, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, देखो 1/2। और ये -6 और ये -12, तो माइनस से माइनस कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर, तो ये वाली लाइन। और बहुत सारे हल निकलेंगे। इसमें आओगे तो 1/2 है, 2/4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। यहाँ भी 1/2, ये 1 है, ये भी 1 था, ये 1 मान लो इसको। ठीक है, तो ये 1/2, 2/4 का मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये भी 1/2, 1 और 2, B1 बटा B2, तो C1 बटा C2 का -4 बटे -12, ये हो गया 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो तुम देखो ये तो दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 है, यहाँ पे 2 है। तो ऐसी स्थिति में हमारा बनेगा समांतर रेखा है और कोई भी हल नहीं निकलेगा, और इसको हम कहेंगे असंगत युग्म में। अब जैसे देखो इस सवाल आ गया उदाहरण, इसमें कह रहा भाई ये चेक करके बताओ कि ये वाले जो दो हैं, 2 पेयर हैं, 2 जोड़ हैं, जूते के होते हैं ना, दो जूते, 2 जुर्राब हैं, तो ये दोनों बताओ भाई ये संगत हैं या असंगत हैं। तो हम चेक करेंगे A1 कौन है, A1 बेटा ये रहा 2, जो पहले x के साथ है वो A1 हो गया, 2 ले लिया। फिर नीचे x के साथ कौन है, कोई भी नहीं है बेटा, तो x 1 तो है, देखो अकेला तो है ही ना 1, तो ये आ गया 1 आ गया। उसके बाद P1 कौन है, 3 है, ये रहा 3, B2 कौन है, 2 है, ये रहा 2। अब ये तो है 2/1, वो है 3/2। भाई 2/1 और 3/2 कहीं से कहीं तक बराबर ही नहीं दिख रही है, तो ये बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो पहला पॉइंट ही आ गया, ये बराबर नहीं है। तो कैसा उत्तर है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक हल निकलेगा, एक हल का मतलब संगत युग्म होगा या अद्वितीय हल निकलेगा, है ना, अद्वितीय हल। तो
अद्वितीय हल का मतलब एक हल निकलेगा, इसका मतलब संगत युग्म। तो हमारा ये यहीं पे इतने में ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब यही आंसर है हमारा। हमें ही तो चेक करना था कि संगत है या असंगत है। हाँ जी संगत है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल है कि अमन के पास 50 रुपये हैं, वह बाज़ार से अपने लिए कुछ पेन लाया और कुछ पेंसिल खरीदना चाहता है। एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है और एक पेन का मूल्य 5 रुपये है। 50 रुपये में वो कितने पेंसिल खरीद सकता है, इसको समीकरण के रूप में दिखाओ। अब हमने कहा उसने पेंसिल तो खरीद ली एक्स, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 पेंसिल हो सकती हैं, ठीक है, और पेन खरीद ले वाई। अब एक पेंसिल की कीमत कितनी है, एक पेंसिल की कीमत है 2 रुपये, तो एक्स पेंसिल कितनी हो जाएगी, 2 गुणा एक्स, है ना। मान लो 3 पेंसिल होती तो 2 तिया 6 करते ना, 2 गुणा 3, तो यहाँ 2 गुणा एक्स हो गया, दिखाई दे रहा है, ये रहा। और पेन की कितनी है, 5 है, तो ये हो गया 5 गुणा बाई। दोनों का जोड़ मिला के कितना बैठेगा, 50 रुपये, क्योंकि 50 रुपये ही तो हैं, 50 रुपये में तो खरीद के लाएगा। तो ऐसे समीकरण बनता है ना। तुम देखो, ये रहा ए, ये रहा एक्स, ये रहा बी, ये हो गया वाई और ये हो गया सी, है ना, जो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दे रखा था, ये देखो, है ना। तो ये वाकई में हमारे जीवन में ये चीज़ है, ऐसे ही नहीं कह रखा। अच्छा, अगला इसमें है एक हमारा विलोपन विधि आएगा। विलोपन विधि होता है एलिमिनेशन मेथड। उसमें क्या होता है, हमको 2 पेयर दे रखे होंगे, जैसे x प्लस 2y बराबर 5 दिया और 2x प्लस 3y बराबर 8 दिया, दे रखे हैं ये, है ना। अच्छा, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। हमें क्या करना है, एक x को गायब करना है। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे 2 दे रखा है और यहाँ पे कितना है, ये 1 है। हमें क्या करना है, इसको भी 2 बनाना है, मतलब जो कम है उसको ज़्यादा बनाना है। तो जो कम है उसको ज़्यादा बनाना, तो क्या करना पड़ेगा, पहले समीकरण में 2 से गुणा कर लेते हैं, करते हैं, तो 2 एकम 2, ऐसे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी 2 पंजे 10, तो ये हो गया 2x प्लस 4y बराबर 10 हो गया, और उसको समीकरण 3 मान लिया। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया अभी पता लगेगा आपको। अब हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में से 3 में से 2 को घटा देंगे, क्योंकि इसके पास भी 2x हो गया, उसके पास भी 2x हो गया। घटाएंगे तो 2x से 2x देखो कट गया, इसलिए हमने उसको 2 बनाया था, और बाईं तरफ भी गुणा करी थी, दाईं तरफ भी गुणा करी थी। ठीक है भाई, मैं एक बात सोचो, मेरे पे मैंने आम लिए 1 किलो, ठीक। अब 1 किलो का बाट एक तरफ है और आम 1 किलो एक तरफ है, बराबर है तराजू में। अब मैंने उसको कहा भाई ऐसा कर, तू दुगना कर दे, तो वो क्या करेगा, बाट को भी तो 2 किलो करेगा और आम को भी 2 किलो करेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा, तराजू का कांटा तो वहीं रहेगा ना। तो मैंने यही कहा भाई इधर भी दुगना कर दो, उधर भी दुगना कर दो, तब फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये 2x से 2x कट गया, 3y घटा 4y, क्योंकि इसका भी साइन बदलेगा, इसका भी साइन बदलेगा, तो ये बचा हुआ -1y। ये 8 में से 10 गए तो बचा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया 2, y का 2 आ गया, तो हमने क्या करा, उसको समीकरण 1 में रख दिया। तो x जमा 2y है, तो y की जगह पे 2 रख दिया, x जमा ये रहा 2y था, तो 1x का 1x, y का दुगना, y कौन है 2 है, तो 2 का दुगना क्या हो गया, 2 दूनी 4 बराबर 5, तो x बराबर आ गया 5 घटा 4 बराबर 1 आ गया। ठीक है, इसको बेटा इसको कर लेना, ये +1 है, ठीक है, ये प्लस का 1 कर लेना, मैंने माइनस लिख रखा है। तो x का मान आ गया +1 और y का आ गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा विलोपन विधि होती है। यहाँ पे भी विलोपन विधि का यूज़ किया गया है। यहाँ पे 2 है x का और यहाँ पे 3 है, तो हमें क्या करना था, हम ऐसी स्थिति में इसको 2 से गुणा कर देंगे और नीचे इसको कर देंगे 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौ 2 दूनी 4, देखो यहाँ गुणा का निशान लगा रखा ना, गुणा 2, और 11 दूनी 22, इसको कर देंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 हो जाएगा। ये देखो, इस बार दोनों में गुणा इसलिए की गई है क्योंकि 6 दोनों का बराबर लाना है हमें, 6x, इसमें तो आराम से 2 एकम 2 करके बराबर आ गया था। घटा देंगे, घटने के बाद में 6 में से 6 गया 0 हो गया, x में से 6x में से 6x, 4y में से 9y गया तो 5y, 4 लड्डू में से 9 लड्डू, है ना, 4 लड्डू हम पे, 9 लड्डू किसी को देने, 5 उधार ले लिए, -5y आ गया,
और 22 में से 12 गया 10 आ गया, तो y का मान आ गया -2। y का मान समीकरण में रख देंगे तो x का मान भी निकल आएगा, वो आ गया 5। और हमें उसने कहा था ये निकालो p बराबर 8x + 5y का मान निकालो। तो p बराबर 8x का मतलब x का 8 गुना, 8 पंजे 40 और y का 5 गुना, तो 5 दूनी 10 और 40 में से 10 घटा तो 30 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद अब तुम इन सवालों को ट्राई करना। इसमें ये पूछ रहा है के किस मान के लिए ये संपाती होगा, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के करना है हमें, और के का मान निकालना है। इसमें असंख्य हल होंगे। असंख्य हल भी कब होते हैं? जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 होता है। ठीक है, और अद्वितीय हल, तीसरे में अद्वितीय हल निकालना है, चौथे में समांतर निकालना है, और छठे में जैसे मैंने ऊपर सॉल्व किया उसको सॉल्व करना। एक में तो मैं ये पहला वाला करके दिखा रहा हूँ। तो बेटा ये सवाल है, हमें इसमें बताना है 3x - y + 8 बराबर 0 ये दे रखा है, और ये दे रखा है 6x घटा ky बराबर -16। ठीक है, अब तुम देखोगे इधर 1 2 3 चीज़ें एक साथ लिखी हुई हैं, इधर यहाँ लिखा हुआ है, तो हमें एक जैसा बनाना होता है। हमें बनाना होता है इसको सारी चीज़ एक तरफ हो, ax + by + c इधर, और राइट में क्या हो 0 हो। यहाँ राइट में 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 16 को इधर ले आएंगे, 6x घटा ky = 16 बराबर 0, इसको ऐसा बनाएंगे जैसे ऊपर ये है। ठीक है, असल में आगे एक बात तो ये हो गई। अब करना क्या है, हमें बताना है k का मान ऐसा निकालना है कि इन दोनों का संपाती हो। संपाती के लिए देखो कंडीशन क्या थी, संपाती के लिए कंडीशन थी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, यही कंडीशन थी। चलो a1 कौन है यहाँ पे, ये रहा a1, जो पहला x के साथ में है वो a1 है। ठीक है, तो